कुछ दिनों के लिए लूफी और उसका क्रू एक अनजान आइलैंड पर रुके हुए हैं ताकि वो राशन का सामान, फल, सब्जियां इकट्ठा कर सके और चॉपर की दवाइयों के लिए हर्ब्स भी। तभी अचानक से रॉबिन, उसॉप और चॉपर जंगल में चलते हुए देखते हैं कि पूरे आइलैंड पर एक अजीब सी लाइन खिंची हुई है। चॉपर देखता है कि ये क्या चीज़ है। उसॉप बोलता है कि कमाल की बात है, ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई साइकिल लेके गुजरा है, लेकिन इस आइलैंड पे साइकिल लेके कौन ही आएगा। रॉबिन को बड़ा ही अजीब लगता है। साइकिल का नाम सुनते ही वो अजीब सा चेहरा बना लेती है, जैसे साइकिल से उसकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी पड़ी हैं। तभी अचानक से चॉपर चलते हुए एक आदमी से टकराते हुए गिर जाता है। वो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम देख के नहीं चल सकते क्या। चॉपर देखता है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा लंबा है, लगभग 8 फुट का। तभी लूफी और बाकी सारे लोग आते हैं और वो देखते हैं कि वो आदमी खड़े खड़े सो रहा है। लूफी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या। उस आदमी को देखकर रॉबिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और ज़मीन पर गिर जाती है। रॉबिन की यह हालत को देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। सांजी चिल्लाकर बोलता है कि तुमने क्या किया है रॉबिन के ऊपर, बताओ वरना तुम्हारी तो। रॉबिन कहती है कि यह आदमी नेवी हेडक्वार्टर्स का एडमिरल है, आओकी जी। सारे लोग डर जाते हैं। उसॉप चिल्ला के बोलता है कि अगर ये इतनी ऊंची पोस्ट पर है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो बड़े बड़े पायरेट्स के पीछे होना चाहिए, हम तो बस छोटे मोटे पायरेट्स हैं। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट में बस 3 ही एडमिरल है, आओकी जी, सेंगोकू और किजारू, और ये शख्स उनमें से एक है, और इसका यहाँ पर होना कोई अच्छी बात नहीं है। इन सब भसड़ के बीच में हम देखते हैं कि लूफी और उसके क्रू को बहुत सारे लोग झाड़ियों में से देख रहे हैं, बड़े ही अजीब तरीके से। नामी कहती है कि अब तो हमारा काम तमाम हो चुका है, ये हमें अरेस्ट कर लेगा, इतना बड़ा नेवी का ऑफिसर है ये। तभी आओकी जी नामी की तरफ देखता है और कहता है कि इतनी कम उम्र में काफ़ी बड़ी तरक्की कर रखी है तुमने तो। सांजी चिल्लाकर कहता है कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो। माफ़ करना यार, मैं फ्लो में थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ। वैसे मैं तुमको यहाँ पर अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, और भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, पर मैं हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट तो ज़रूर करूँगा कि तुम यहाँ पर मौजूद थे। आखिर इतनी बड़ी बड़ी बाउंटी है तुम्हारे सर पर। रोरो नोआजोरो, मंकी डी लूफी और निको रॉबिन विद 79 मिलियंस बाउंटी ऑन हिज हेड। वो सब कहता है कि ये तो बड़ा ही अजीब आदमी है। तभी अचानक से लूफी कहता है कि ये इतना अजीब भी नहीं है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये आखिर चाहता क्या है। आओकी कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, तुम फालतू में गर्म क्यों हो रहे हो। तभी झाड़ियों में से वो सारे लोग बाहर आते हैं और आकर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं आओकी जी के आगे और कहते हैं कि एडमिरल, हमारी मदद करो, हम सब मुसाफिर हैं, इस आइलैंड पर आकर हम खो गए हैं। आओकी जी कहता है, अच्छा तो इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने झाड़ियों में से आने में। सब लोग कहते हैं क्या आपको पता था। कुछ समय बाद लूफी और उसका क्रू उन मुसाफिरों की हालत देखकर उन्हें अपना खाना खिला देता है और चॉपर उनका इलाज करता है और बताता है कि लूफी, इन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस इधर उधर के थोड़े बहुत कांटे लगे हैं और काफ़ी दिनों से भूख से मर रहे थे तो थोड़े बहुत कमज़ोर हैं। वो लोग बताते हैं कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे थे। तभी अचानक से एक अजीब से बहुत बड़ी मेंढक ने हमारी शिप पर अटैक किया और हमारी शिप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हम सामान के साथ बहते हुए यहाँ पर आ गए। और सच बताए तो इतने दिन भूखे रहने के बाद हम पागल हो गए थे, हमें भ्रम भी होने लगे। एक दिन हमने देखा कि एक आदमी समुद्र के बीच में साइकिल से चलते हुए जा रहा है। आओकी जी कहता है, क्या वो आदमी हैंडसम था। सारे लोग बोलते हैं कि शायद होगा, हमने देखा नहीं ठीक से। आओकी जी कहता है कि वो मैं ही था। सॉरी 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 सॉरी। वो कहता है, चलो यार तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। लूफी कहता है, ए इसकी बातों पर यकीन मत करना सब लोग, ये नेवी का ऑफिसर है। सब लोग कहते हैं तो इसमें कोई बुराई है। लूफी कहता है, अरे हाँ, तुम तो आम लोग हो, तुम नेवी को अच्छा ही मानते हो। आओकी जी सब लोगों से कहता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, इधर से जाने का समय आ चुका है। सारे लोग वैसा ही करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं एक बहुत बड़े बक्से में। लूफी कहता है कि आखिर तुम करने क्या वाले हो यार, तुम इन सबको तैरा कर लेकर जाओगे इस बक्से के साथ में। आओकी जी लूफी को इग्नोर करता है और समुद्र के किनारे जाता है और अपना एक हाथ समुद्र में डालता है। सारे लोग देखते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। वो बहुत देर तक अपना हाथ समुद्र में डाल के रखता है, जैसे वो किसी चीज़ का रास्ता पता कर रहा है। बहुत देर हो जाती है और तभी पानी में हलचल होने लगती है। सब लोग देखते हैं कि पानी में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जो कि आओकी जी पर अटैक करता है। लूफी बोलता है कि मैं उसे देखता हूँ, वो अपना अटैक करने वाला होता है कि तभी आओकी जी धीरे से बोलता है, आइस एज।
इसके बाद जो होता है वो सबको हैरान कर देता है। पूरा का पूरा मॉन्स्टर और वो विशाल समुद्र बर्फ में तब्दील हो जाता है। रॉबिन कहती है हाँ, यही है एक नेवी एडमिरल की पावर। सारे लोग कहते हैं यकीन नहीं होता, ये तो सपने की तरह है। पूरा का पूरा समुद्र बर्फ में तब्दील हो गया। लूफी कहता है कि अब तुम इस पे चल के जा सकते हो बिना किसी बोट के। वो लोग आओकी से कहते हैं कि रास्ता कहाँ तक जाता है। आओकी बोलता है कि अपने सर्दियों के कपड़े पहन लो और ये रास्ता तुम्हें नज़दीकी आइलैंड तक ले जाएगा जहाँ पर तुम्हें हॉस्पिटैलिटी मिलेगी और कुछ लोग मिलेंगे, वहाँ पर तुम अपने कुछ दिन गुजार सकते हो। और सारे लोग वैसा ही करते हैं। वो बर्फ़ के कपड़े पहन लेते हैं और समुद्र के ऊपर चलकर वहाँ से जाने लगते हैं अपना सामान खींचते हुए। लूफी कहता है कि चलो ये आदमी तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं देखते हैं कि आओकी उनके आगे बैठा है। वो बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ पर बैठे हुए। आओकी बोलता है कि लूफी, सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया था और इस निको रॉबिन को भी। तुम बिल्कुल अपने दादा पर गए हो, उनके काफ़ी एहसान है मेरे ऊपर। अपने दादाजी की बात सुनकर लूफी को काफ़ी ज़्यादा पसीने आने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो डर जाता है। तब बाकी लोग पूछते हैं क्या तुम्हारे दादाजी एक एडमिरल को जानते हैं? लूफी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। आओकी कहता है एक टीम का इरादा, एक कुक, एक तलवारबाज, एक डॉक्टर। यह आइडिया मैं पहले भी देख चुका हूँ और आखिरी बार यह आइडिया दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ था। लेकिन तुम्हारी आंखों के अंदर दिखता है कि तुम एक दिन बहुत ही बड़े क्रिमिनल बनोगे और वो दिन आने से पहले लगता है आज मुझे ही तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। ये सुनते ही सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो उसकी पावर देख चुके हैं। तभी रॉबिन चिल्लाती है और अपनी डेविल फ्रूट की पावर से आओकी को पकड़ लेती है और सब लोगों को भाग के जाने के लिए बोलती है। आओकी बोलता है कि तुम ये जानती हो कि ये चीज़ मेरे ऊपर काम नहीं करती। वैसे तुम सब एक बात जानते हो, निको रॉबिन तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक है लूफी, तुम सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बाउंटी अब मिली है और रॉबिन को उसकी बाउंटी 8 साल की उम्र में मिली थी। जैसे ही आओकी रॉबिन की बातें सब लोगों को बता रहा होता है, वैसे ही रॉबिन आओकी को बीच में से तोड़ देती है, जिससे सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन फिर पता लगता है कि आओकी अपने आप को रीजनरेट कर सकता है और वो वापस पैदा होने लग जाता है। चॉपर कहता है कि उस वक्त तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तभी आओकी ज़मीन में से घास तोड़ता है और उन्हें हवा में फेंकता है, फिर उन पर फूंक मारता है और उसकी बर्फ़ की तलवार तैयार हो जाती है, जिससे वो रॉबिन को मारने लगता है। तभी अचानक से ज़ोरो आता है और कहता है कि इस टीम का तलवारबाज मैं हूँ। तलवार लेकर एक निहत्थे पे हाथ उठाना तो एक नामर्दी कर सकता है। और तभी भागते हुए सांजी आता है और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है लात मारकर। लूफी चिल्लाता है कि बहुत बढ़िया सांजी, उसे पकड़ के रखो। वो दोनों उसे पकड़ते हैं, लेकिन वही उन दोनों को पकड़ लेता है और जैसे ही लूफी उस पर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही वो सांजी और ज़ोरो के हाथ पैर जमा देता है और लूफी जैसे ही उस पर अटैक करता है, लूफी का हाथ भी जमने लगता है और तीनों ज़मीन पर गिर जाते हैं और दर्द की वजह से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और उसके बाद आओकी अपनी बर्फ़ वाली ताकत से रॉबिन के गले लग जाता है